नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां मृत्युंजय कुमार की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार हैं मृत्युंजय कुमार। ओएसडी अभिषेक कौशिक की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। तो आपको बता दें कि कोरोना से लगातार लोग ठीक भी हो रहे हैं, और ऐसे में अच्छी खबर यह कि उत्तर प्रदेश सरकार के 3 बड़े अधिकारी मृत्युंजय कुमार की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। और एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री के पॉजिटिव आने के बाद ये बड़े आला अधिकारी हैं जो लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में रहे, कहीं ना कहीं हर उस कार्यक्रम में शामिल रहे जिसमें उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी शामिल रहते हैं, क्योंकि लगातार टीम 11 की बैठक होती थी। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट, जहां मुख्यमंत्री की सबसे पहले ही निगेटिव आ गई थी, अब इन लोगों की रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है। तो निश्चित तौर पर राहत भरी बात है, जहां उत्तर प्रदेश धीरे धीरे आप कहें कि जो रिकवरी की रेट बढ़ रहा है लगातार, और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही हैं, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो जो है निश्चित तौर पर गिरा है, और रिकवरी रेट लगातार बढ़ा है। अगर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। और अब हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं रायपुर से, डॉक्टर नितिन एम नागरकर, एम्स डायरेक्टर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना काल में आम जनता कैसे कोरोना से बचाव करें और इस महामारी को हम सब कैसे मात दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तकलीफें बढ़ी हुई है, पूरे देश भर में हाहाकार मचा है कोरोना को लेकर, और हर कोई, जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक को ट्रीटमेंट दे सकें, इलाज कर सकते हैं लोगों की जान बचा सकते हैं। कैसे बचा जाए? देखिए, बिल्कुल सच है कि ये जो इस बार जो सेकेंड वेव आई है, इसमें मरीज जो कुछ ही दिन, शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी सारे मरीज आए हैं। इस बार जल्दी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और अगर हम ये भी देखें तो यंगर एज ग्रुप के भी हैं, और जिनको और कोई अन्य कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, ऐसे भी पेशेंट्स इस बार एडमिट हुए हैं। तो ये बात तो सही है कि तैयारी इसके लिए करनी होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन में है तो चाहे फिर वो ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर्स की हो, और प्लस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन, स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन फॉलो करते हुए इसके साथ लड़ा जा सकता है। पिछले साल भी हम लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी कोरोना वायरस के साथ, और हम भी उम्मीद करते हैं कि चाहे बेशक केसेस इकट्ठे बहुत सारी आए, लेकिन हम सब मिल करके काम करेंगे तो अपने पास वो फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इसको लाइन अप करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी, आप एम्स डायरेक्टर भी हैं, क्या क्या दिक्कतें वहां पर महसूस हो रही है? बिल्कुल सही बात है कि जब इस तरह की सर्विसेज अगर हमको देने होते हैं तो कुछ अपने जो नॉन कोविड जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम रोक लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, टेलीमेडिसिन, बाकी ओपीडी, सब जो अगर कैंसर का जो इलाज है या इवन जो डिलीवरी के केसेस है, उनका सब हम काम तो भी जारी रखते हैं, क्योंकि अपना जो टाइम एनर्जी हमको फोकस करना है जाने बचाने में। और इसलिए काफी सारी टाइम और एनर्जी है डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, नर्सिंग स्टाफ, बाकी जो सब है वो स्क्रीनिंग जोन में, या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी है जहाँ पे सांस की तकलीफें लेकर के लोग आ रहे हैं, फिर उनको तुरंत जैसे की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन बेड्स की या फिर वेंटिलेशन की, जैसे आवश्यकता पड़ती है वो फिर उनको मुहैया कराया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जो खबरें हैं, पूरे देश भर से खबरें आ रही है कि अस्पताल काफ़ी बेबस है, उनके पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, मतलब सुविधा जो है वो फुल हो चुके हैं। तो आपके पास भी इस तरह की दिक्कतें आती होगी। बहुत सारे ऐसे कोरोना मरीज हैं जो बाहर, अस्पताल के बाहर पड़े रहते हैं। उन परिस्थितियों में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो पेशेंट्स डायरेक्टली आ रहे हैं, जिनको सांस की तकलीफ है, हम लोगों ने तो उनको इमरजेंसी में किसी को रोकते नहीं, जो आ जाते हैं उनको इमीडिएटली बेड देना या ट्रॉली देना वहीं के वहीं, फिर उनके अगर ऑक्सीजन या स्टीरॉइड जैसे भी जरूरत पड़ती, जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस उसके तहत हम उनको करते हैं। फिर स्क्रीनिंग जोन में जो कोविड पॉजिटिव या कोविड सस्पेक्ट है उनके लिए अलग से व्यवस्था करके रखी हुई है। और खास करके वो पेशेंट जो रेफर होगी, क्योंकि हमारा रेफरल हॉस्पिटल है, तो उनको रेफर करके भेजा जाता है। ये बात सही है कि लास्ट फ्यू वीक क्योंकि अचानक ज्यादा केसेस आए तो वेंटिलेटर के जो बेड है वो मोरलेस कंप्लीटली फुल हो जाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स जो
वार्ड में होते हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, उसमें भी कुछ ऐसे सिक हो जाते हैं ज्यादा जिनको फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ने के अनुसार हमने ऑलमोस्ट 500 बेड्स कोविड सस्पेक्ट और कोविड रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए ऑलरेडी दिए हुए हैं। चैलेंज जरूर है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको मेरे ख्याल से सक्सेसफुली इसको फेस कर पा रहे हैं। और इसमें ये जरूरत है कि जो पेरिफेरल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इस तरह के पेशेंट्स को, खास करके जिनको सांस में दिक्कत है, जिनका सैचुरेशन ऑक्सीजन का गिर रहा है, उनकी व्यवस्था पेरिफेरी में भी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा नेक्स्ट फेज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जैसे कि ये दूसरी लहर है, लगातार विशेषज्ञ हैं जो ये भी बता रहे हैं कि तीसरी और चौथी लहर भी आने वाली है, एहतियात के तौर पर अभी से क्या बरतनी जरूरी है? बिल्कुल सही है। हमने जब फर्स्ट वेव आया था तब भी काफी सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि सेकंड थर्ड वेव आती है। जब हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई थी तो यूरोप में सेकंड वेव चल रही थी। जब हमारे यहाँ पे अब सेकंड वेव आई है तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी लॉकडाउन है और वहाँ पे थर्ड वेव आई हुई है, कुछ कंट्रीज में फोर्थ वेव आई हुई है, तो उनको भी अपने फैसिलिटीज को सुदृढ़ करना पड़ा है, दोबारा ये लॉकडाउन लगाना पड़ा है। तो लॉकडाउन तो लास्ट सोल्यूशन रहता है। हम अगर अपनी ऐसी सर्विसेज रेडी रखें कि पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो अन्य हॉस्पिटल्स है, इवन जो नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर के है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, वहां पे पहले से ही फैसिलिटी ऑक्सीजन बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, और सबसे जरूरत है ट्रेंड स्टाफ होने की जरूरत है हर जगह पे। ट्रेंड स्टाफ रहेगा तो फिर ये केसेस का केयर दूरस्थ इलाके में भी हो सकता है। हमारा देश काफी बड़ा है और इस लहर में हमने ये देखा कि दूर दूर से भी टायर 2-3 सिटीज में भी इस तरह के पेशेंट्स काफी सारे थे। जी बिल्कुल, मतलब जो रिपोर्ट आई है 15 तारीख के बाद, ये खबर है कि हो सकता है कि जो अभी 3.5-4 के बीच हमारे पास पेशेंट की जो संख्या है कोरोना मरीजों की, वो 7 लाख तक हो सकती है इस संख्या। तो ऐसे में हमारे पास सीमित संसाधन है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, ये इस तरह का सफ़र हम तय न कर पाएँ। इससे पहले ही आप मुझे बहुत कम शब्दों में बताएं कि लोगों को घर पे रह के क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आने वाले टाइम में मान लीजिए किस तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 लाख से ऊपर जाते नहीं जाते, वो वक्त बताएगा, लेकिन खुद का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे आपने कहा, अगर हम घर पे ही हैं और अगर आपको कोविड है ही नहीं तो भी आप अपना साफ सुथरा रहना, प्रोटोकॉल जो फॉलो करने, जिसको कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क घर में भी पहन सकते हैं, अगर एक दूसरे को संक्रमण कम जाता है उससे। और डेफिनेटली घर में आप अपने पास थर्मोमीटर रख सकते हैं, जिससे कि आप हर 4-6 घंटे में टेम्परेचर ले सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत एक आसान डिवाइस है जो उंगली पे लगा करके आप अपना ऑक्सीजन का सैचुरेशन बताता है, और अगर वो 94% से ऊपर है तो कोई डरने की बात नहीं है। 90 से 94 है और बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्जर्वेशन रखें। हाँ, उसके नीचे गिर रहा है या और कोई कोमॉर्बिडिटी है तो डेफिनेटली अपने नियरेस्ट मेडिकल सेंटर के पास जाए। सिमिलरली अगर किसी को बुखार हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, उल्टी दस्त लग रहे हैं, थकावट लग रही है, खास करके वो पेशेंट जिनकी उम्र ज्यादा है या उनको अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, कैंसर, वो जरूर मेडिकल जो भी है एडवाइस ऐसे केस में लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बार हुआ ये है कि लोगों को समझ में नहीं आती है और 2 दिन 3 दिन के अंदर ही लोगों की डेथ हो जा रही है, क्या कारण है? इस बार तो ये देखा गया है कि शायद जो वायरस की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है एक से दूसरे पर्सन में जाने में, प्लस जो डिटेरोरेशन है, सिम्टम्स हैं, वो थोड़े से ज्यादा ही ड्रामेटिक कुछ केसेस में देखने को मिले, हर एक में तो नहीं। तो अगर ये प्रॉपर अगर हम ऑब्जर्वेशन रखें, मॉनिटरिंग रखें तो टाइमली इंटरवेंशन पॉसिबल है। शुरुआती दौर में अगर हम अपने माइल्ड सिम्टम्स को अगर नजरअंदाज करेंगे तो अचानक किसी वक्त जब लंग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लग जाता है। कुछ पेशेंट्स में और भी कारण से डेथ हुआ, जैसे हार्ट अटैक से भी होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होती है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन है जो कोविड में देखे जाते हैं, वो रेयरली होते हैं लेकिन पाए जाते हैं कभी कभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। और इस बीच खबर आ रही है बीजेपी के सह संगठन मंत्री, आपको बता दें कि आज भवानी सिंह के निधन के बाद से लगातार बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सभी लोग ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो सीएम योगी ने भवानी सिंह के निधन पर शोक जताया है। भवानी सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने शोक जताते हुए उन्होंने ये बातें कही है, आपका पूरा जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित रहा। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शोक जताते हुए कहा गया है।
तो एक बार आपको फिर से बता दें कि भवानी सिंह के निधन पर बीजेपी के सभी नेता काफी गमगीन हैं। और सुनील बंसल, महासचिव यूपी बीजेपी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है, मेरे साथी हम उत्तर प्रदेश भाजपा के सह संगठन महामंत्री श्री भवानी सिंह जी का आज उपचार के दौरान दुखद निधन हो गया है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 3,780 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही भारत में 2,26,188 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं इस दौरान 3,82,315 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अभी 3,48,07,229 सक्रिय मामले हैं। वहीं पॉजिटिव रेट की बात करें तो 24.80 हो गई है। बता दें कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कई राज्यों ने सख्ती भी बरती हुई है। वहीं कुछ राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है। तो कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है 24.80 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और इसलिए डरना जरूरी है। आप डरें। तीन 3,780 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई है। देश में 3,48,07,229 कोरोना के जो मरीज हैं वो इस वक्त सक्रिय हैं, यानी कोरोना मरीज हैं। और ये बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसलिए आप संभल कर रहें, अपने घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, हमेशा मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि देश में खतरनाक तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम लखनऊ चलते हैं एस के वाजपेयी के पास। एस के वाजपेयी, यदि लखनऊ की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, तो क्या स्थिति रही आज? बिल्कुल, अगर हम देखें तो स्थिति पहले से जरूर ठीक है। करीब 2800 के करीब में एक्टिव केसेस आए हैं आज जो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आंकड़ा जरूर कम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी जो है वो लगातार अभी जारी है। अगर हम एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। मतलब पॉजिटिव जो संक्रमण दर है वो गिरी है, वही रिकवरी रेट तेजी के साथ बढ़ा है। लेकिन जरूरत यही है कि लोग अगर जरूरी नहीं है तो घर के बाहर ना निकलें, जो गाइडलाइन बताई गई है उसको फॉलो करें। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो देहात क्षेत्र है अब वहां पर ज्यादा स्थितियां खराब हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार आज से 5 दिवसीय अभियान भी चला रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं, जिसमें गांव-गांव स्तर पर कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर निश्चित है कि स्थितियां जरूर बिगड़ी हैं, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश जरूर कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी डेटा जारी किया है उसके हिसाब से जो पॉजिटिविटी रेट है उत्तर प्रदेश का वो करीब 19.68% है, जो कि देश के पॉजिटिविटी रेट से जरूर कम है। लेकिन ये कम नहीं कहा जा सकता। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से बता रही है, जो गाइडलाइन जारी की है, जो स्टेप्स उठा रही है, उसमें शायद सभी को जरूरत है कि वो इस गाइडलाइन का पालन करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती हो। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हम सतीश बौद्ध के पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस वक्त वो मौजूद हैं। सतीश, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो वहां से क्या खबर सामने आ रही है? किस तरीके का कोरोना जो संक्रमित मरीज है उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या स्थिति है? आपको बता रायपुर और दुर्ग और बिलासपुर और राजनांदगांव जिले थे जो काफी संक्रमित यहाँ मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब वो जो आंकड़े आ रहे थे पहले वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में की ओर बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है।
तो जिसके कारण एक चिंता का विषय है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये संक्रमण ज्यादा फैला तो वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, वो जो पेशेंट वहाँ रहेंगे उनको यहाँ रायपुर शिफ्ट करना पड़ेगा या बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन शहरों से जो संक्रमण था, शहरों से धीरे धीरे संक्रमण अब कम होते जा रहा है। जी बिल्कुल। एहतियात के तौर पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री लगातार जितने भी संभाग है, संभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे, साथ ही जितने ग्रामीण क्षेत्र में मितानी ने काम कर रही है, मितानी ने लगातार डोर टू डोर सर्वे कर रही है और जो संभावित मरीज है उनको ट्रीटमेंट के लिए सलाह दे रही है और राज्य सरकार के द्वारा लगातार दवाइयों के किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये एक चैन जो तोड़ने के लिए और संक्रमण को तोड़ने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और इससे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार का शहरों में संक्रमण फैला था वो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पहले से अगर हम वो करे, ट्रीटमेंट करे तो वो संक्रमण रुकेगा। यानी सुधार देखने को मिल रहा है वहाँ? जी, हम कह सकते हैं सुधार देखने को मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है 15 मई तक, लेकिन उसके बाद भी जो नासमझ लोग हैं लगातार शहरों में घूम रहे हैं और बाहर नहीं कर रहे, घर के बाहर नहीं कर रहे, जिसके कारण ये संक्रमण धीरे धीरे जो चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जो ये चैन तोड़ने जो बाहर में घूम रहे हैं उसका ये संक्रमण रुक नहीं रहा है। जी, जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो है कोरोना का प्रवेश धीरे धीरे हो रहा है और काफी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है ट्रीटमेंट को लेकर, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है? राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए है, हॉस्पिटलों को दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी अगर कहीं पड़ती है, वैसे छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और संक्रमण को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। कोशिशें लगातार हो रही है, लेकिन अभी भी जो है प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है संक्रमण। उत्तराखंड चलते हैं संजय शर्मा के पास। उत्तराखंड की बात कर ली जाए, संजय शर्मा, तो वहां पर आज का क्या रिपोर्ट रहा? यहाँ भी लगातार कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह कैंप लग रहे हैं और सरकार की जो नीति देखी जाए तो उन्होंने जो आइसोलेशन सेंटर थे वहाँ पर भी काफी सारे लोगों को रखा है और साथ ही और नए नए आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं और साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन हॉस्पिटल को भी उन्होंने हायर किया है और वहाँ पर भी वो कोविड के मरीजों को रखे जो सीरियस है, जो या तो जो वेंटिलेटर वाले हैं या जो जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनके लिए जगह बनाई है और वहाँ रख रहे हैं। इसी तरह से जहाँ तहाँ सरकार उनके लिए कोशिश पे लगी हुई है। जी, बात करें कर्फ्यू का असर हो रहा है? जी हाँ, कर्फ्यू आज से शायद टाइमिंग बदल जाएगी या और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आज शाम तक एक नई कर्फ्यू की गाइडलाइन आने वाली है, लेकिन अभी तक जो था उसमें कर्फ्यू का पालन होते नहीं दिख रहा है, इसीलिए सरकार थोड़ा चिंतित है। हो सकता है कि अब यहाँ पर 10 दिन या 2 हफ्ते का एक खतरनाक टाइप का कर्फ्यू लग जाए जिसमें बिल्कुल फुल लॉकडाउन रहेगा और लोग यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं, यानी इस बीच जो कर्फ्यू वहाँ पर लगाए गए थे इस कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए, उसका असर देखने को मिला? संक्रमण की संख्या बढ़ती गई या घटी है? सर, यहाँ पर जितना संक्रमण फैल रहा है, अगर आप खाली देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात करें जाए तो 25% से 27% तक कोरोना के संक्रमित लोग मिल रहे हैं और जो बहुत ही बुरा आंकड़ा है इस प्रदेश के लिए, क्योंकि एक छोटे से प्रदेश में अगर एक जिले में इतना % निकलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संक्रमण को रोकना, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र में अगर थोड़ा सा भी इंटीरियर में थोड़ा और अंतर गहराई तक गांव तक पहुंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोरोना को संभाल पाना। जी, एस.के. वाजपेयी, देखिए सभी जो स्टेट से जो खबर आ रही है स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी ख़राब है। सरकार ठीक है, लाख प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो सारे तंत्र हैं, लगभग आधे तंत्र उसमें लगे हुए थे और अब जाकर सब लोग फ्री हुए हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है और धीरे धीरे कम भी होते जा रहे हैं। आज की अगर बात कर ली जाए तो आज क्या स्थिति रही लखनऊ की? एस.के. वाजपेयी, आप सुन पा रहे हैं?
तो एस के वाजपेयी से हम और भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ से लगातार सतीश हमारे साथ बने हुए हैं और वो रिपोर्ट दे रहे हैं। सतीश, जहां तक आप जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ये जो कोरोना का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग वहां आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने डॉक्टर साहब से भी वहां से बात की है कि वहां की क्या स्थिति है। आप ये बताइए कि आम लोग जो अस्पतालों में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं, क्या उनका इलाज हो पा रहा है? जी, छत्तीसगढ़ के हर अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी है और जिला अस्पताल की बात करें या निजी अस्पताल की बात करें, तो सारे अस्पतालों में व्यवस्था अभी जहां तक हमने देखा सारी व्यवस्था परिपूर्ण है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर संख्या बढ़ती है तो वहाँ चूंकि ग्रामीण क्षेत्र जंगल का इलाका है, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, तो जो मरीज को यहाँ शहर लाना पड़ेगा, जो दुर्ग, भिलाई या रायपुर या राजनांदगांव या बिलासपुर। तो ऐसी स्थिति में एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि जो लाने में समस्या होगी और उनके साथ मरीजों के साथ उनके परिजन आएंगे, तो ऐसी स्थिति में संक्रमण का बढ़ने का उम्मीद हम कर सकते हैं। जी, यानी संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इलाज समुचित तरीके से वहां पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको आंकड़े के साथ दिखा रहे थे कि कौन से स्टेट में 24 घंटे के भीतर किस तरीके से वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, वो बेहद ही चिंताजनक बात है। लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल तब होगा जब आपका सहयोग मिलेगा, यानी जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका ज़रूर आप पालन करें। फिलहाल इतना ही।